हाल ही में रीट की चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि रीट की एक भर्ती होने वाली है। कब होगी? कितने पदों पे होगी? ये सारे तमाम प्रश्न आपके ज़हन में आने से पहले एक ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर रीट की भर्ती होगी तो सबसे पहले रीट का प्री एग्ज़ाम होगा। और जो मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन हैं, जो अभी जिन्होंने 2021 या 2025 में रीट का प्री एग्ज़ाम पास नहीं किया था, या फिर जो नए बच्चे जो अभी डीएलएड या बीएड आदि कर रहे हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तब आप उनके लिए सबसे पहली चुनौती है रीट प्री को लेकर के। अधिकांश बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल अक्सर कर मुझसे करते रहते हैं कि आपने ये सब कैसे हासिल किया इतनी कम उम्र में और आप टीचर बन गए? कैसे पढ़े? क्या पढ़े? जो धरातल में जो प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर मैंने उन्हीं के कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। वैसे ये बनाया हुआ फ़ोटो एआई का है। इसमें लिखा हुआ है हर सवाल पक्का जवाब। ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ये जो प्रश्नों के जवाब मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर दूँगा और हो सकता है वो आपके लिए फिट बैठे, नहीं बैठे, लेकिन संभवतः वो जवाब देने का कोशिश करूँगा जिससे आपके लिए वो आपको सफल होने में या फिर परीक्षा को पास करने में बहुत सहयोगी, बहुत उपयोगी होगा। ठीक है? चलते हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं आज इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से? ये स्पेशल प्री रीट वालों के लिए, मेंस वाले जिन्हों का प्री पास है, वो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अगले 1 या 2 दिन में उसके लिए भी प्रॉपर एक वीडियो आएगी, आप उस पे ध्यान दीजिएगा। अभी ये प्री रीट वाले जो नए बच्चे हैं, उनके लिए या जिन्होंने पास नहीं किया हुआ है आजीवन वाला, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला पास नहीं किया है, उनके लिए। सबसे पहला सवाल हर किसी का रहता है कि प्री रीट एग्जाम कब होगा? प्री रीट एग्जाम ये एग्जाम लिखा हुआ है, प्री रीट एग्जाम कब होगा? दूसरा प्रश्न, कई तमाम सारे प्रश्न हैं, हम बारी-बारी से लगभग 10 मिनट में इन सारे प्रश्नों के जवाब जानेंगे। रीट क्या रीट प्री एंड मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? अगला प्रश्न है रीट प्री की तैयारी कहाँ से शुरू करें? एनसीईआरटी पढ़ें या गाइड पढ़ें? कौन सी विषय कहाँ से पढ़ें? एक सब्जेक्ट के लिए कितनी किताबें पढ़नी चाहिए? चाहिए, ये है ना? चाहिए। सरल विषय पहले करें या कठिन विषय पहले करें? रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सुबह पढ़ना अच्छा रहता है या रात में पढ़ना अच्छा रहता है? ये वो सारे तमाम प्रश्न हैं जो आप लोग करते हैं, जेन्युइनली आप करते हैं या फिर आप इनको यूट्यूब पे सर्च करते हो, किसी न किसी सर का ज़रूर सुनते हो। मैंने कोशिश की है कि जो मुख्य-मुख्य आपके प्रश्न हैं, आपके सवाल हैं, वो शायद यही रहते हैं और इनके जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। पहला हमारा सवाल है, प्री रीट कब होगा? मुझे नहीं लगता इस प्रश्न की चिंता आप लोगों को होनी चाहिए। ये काम ऐसे सरकार का है कि एग्ज़ाम कब कराना है, लेकिन अगर फिर भी मैं इसकी एग्ज़ैक्ट डेट बताना चाहूँ, तब आप ये समझिए कि भर्ती अभी तो कोई वो नहीं है, अभी तो मदन दिलावर जी ने सिर्फ़ एक सभा के दौरान ये बोला है पत्रकार बंधुओं से कि हम 50,000 लगभग कितने पदों पर भर्ती कराने वाले हैं? लगभग 50,000 पदों पर भर्ती कराने वाले हैं। ये उन्होंने अभी सिर्फ़ कथन कहा है, इसकी कोई कहीं भी मतलब ये प्रामाणिक वो नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार, हम खुद भी सोच सकते हैं कि अब अंतिम समय की ओर बढ़ेगी यहाँ से आगे। सरकार का आधा शासनकाल हो चुका है, अब आगे बढ़ेगी, तब अंतिम क्षण में भर्ती निकालेगी ही निकालेगी। तब ऐसी स्थिति में हम ये स्वतः ही सोच लेते हैं कि भर्ती होगी।
होगी तो प्री रीट होगा, लेकिन कब होगा ये एक सवाल आपके लिए आता है आपके दिमाग में। तब आप एक चीज़ सोचिए कि अभी भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब लमसम 4-5 महीने तो कुछ होने वाला है नहीं। 4-5 महीने आप अभी फ्री हो बिल्कुल, ये मान के चलिए। आप शुरू हो जाएगी कहानी लगभग फरवरी से लेकर के फरवरी 2027 में कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि परीक्षा फरवरी 2027 में ही होगी, नहीं, लेकिन अगर फरवरी में नहीं होती है तब मार्च में मुश्किल ही होगी, क्योंकि बोर्ड के क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम फरवरी में शुरू हुए तब फरवरी में भी नहीं होगी, मार्च में भी नहीं होगी, संभावना हो सकती है वो किस में हो, अप्रैल में हो या मई में हो। लगभग मई तक आपका जहाँ तक है, जहाँ तक प्री का एग्जाम हो जाना है। आज से अगर मैं महीने काउंट करूं तो लगभग 6 से 7 महीने का आपके पास ठीक ठाक समय है। तो जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए प्री रीट का एग्जाम के लिए 6 से 7 महीनों का समय इतना पर्याप्त है कि आप यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहली बात तो एक चीज़ का शायद क्लियर हो गया होगा कि प्री रीट एग्जाम कब होगा, तो फरवरी कम से कम महीना मान के चलो और मई अधिकतम आप महीना मान के चलो। उसके बाद जून में तो कोई एग्जाम होता ही नहीं, लेकिन सेशन लास्ट में मई तक चलता है, तो हो सकता है सरकार मई में परीक्षा करवाए। आप यहाँ तक टारगेट को लेके चला करो, चलो यहाँ से फरवरी 27 का, क्योंकि कम समय अवधि लेकर के आप चलोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपके लिए फायदा होगा। फरवरी 27 लगभग हमने मान के चला है। पहले सवाल का जवाब ये रहा। अगला सवाल क्या था, क्या रीट प्री और रीट मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? ये सबसे अहम सवाल। अधिकांश बच्चे जो फ्रेशर है वो क्या करते हैं, प्री रीट और रीट मेंस दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं। तब मेरी ये व्यक्तिगत सलाह रहेगी फ्रेशर के लिए जो बिल्कुल नए हैं, अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रहे हैं या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक ये पर्सनल सलाह रहेगी कि सबसे पहले वो क्या करें, सबसे पहले एक बार अपना जो प्री रीट का सिलेबस है, प्री रीट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। एक बार प्री रीट के सिलेबस को कंप्लीट करें। प्री रीट के सिलेबस को सबसे पहले एक बार कंप्लीट करना है आपको, दोनों साथ लेकर नहीं चलना। रीट मेंस का और रीट प्री का आप एक साथ लेकर चलोगे तो निश्चित मानिए कि आप भटका की ओर जाओगे, कंफ्यूज होगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और ऐसे ही समय टालम टोल में टालते रहेंगे और जब तक एग्जाम आ जाएगा। तो एक बार आपको, कितनी बार, एक बार कम से कम आपको पूरा पहले क्या पढ़ना है, प्री रीट पढ़ना है। प्री रीट का सिलेबस बिंदु वाइज जितना दे रखा है सरकार ने नोटिफिकेशन में वो जारी, पिछली 2024 की भर्ती में वो 24-25 वाले उसमें उसने सिलेबस डाल ही रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक बार ये पढ़ने का काम कीजिए। ये तो रहा आपके इस सवाल का जवाब कि क्या रीट प्री और रीट मेंस की तैयारी एक साथ करें। अगर आपने जैसे ये लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, कितने महीने लगते हैं इसमें कंप्लीट होने में, 3 से 4 महीने कंप्लीट लगभग समय लगता है प्री रीट को हो जाने में। 4 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद लग रहा है कि पेपर और आगे जा रहा है, 3-4 महीने का और अभी समय, तब आप दोनों को एक साथ उठा लेना, प्री रीट को और रीट मेंस को। आप रीट मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पहले 3-4 महीने आप सिर्फ फोकस किस पे करोगे, प्री रीट पर। प्री रीट पर फोकस करना है सबसे पहले फ्रेशर वालों के लिए। अगला प्रश्न क्या है, प्री रीट की तैयारी कहाँ से शुरू करें? और ये तमाम सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। आजकल एनसीईआरटी का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि मूल किताबों का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ से पढ़ें कि गाइड पढ़ें। हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्री रीट की, रीट मेंस की बात नहीं कर रहे। प्री रीट के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप एनसीईआरटी को पकड़ने की बजाय आप किसकी तरफ जाएं, गाइड की तरफ। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको हिंदी की बुक पढ़नी है, जो 9 से 12 आती है ना,
9 से 12 हिंदी की बुक आती है, वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी का मटेरियल पढ़ना है, सिर्फ हिंदी के लिए। बाकी जितनी भी आपकी जो 4 सब्जेक्ट बचती हैं, उनको आपको शिक्षा मनोविज्ञान हो या गणित हो या फिर वो अंग्रेजी हो या वो ईवीएस हो, सब आपको किसके थ्रू पढ़नी चाहिए? गाइड के थ्रू। ये बात सिर्फ प्री रीड की है, रीट मेंस का नहीं है इसमें कुछ। प्री रीड के लिए आपको कोई प्रॉपर छोटी-छोटी ऐसी गाइड है, लगभग गाइडेंस सभी समान होती है। सब में से 80% से लेकर के और 90% तक सिलेबस कवर हो जाता है। इस यहाँ तक प्रश्न मैच हो जाते हैं, किसी में 2-4 कम, किसी में 2-4 ज़्यादा। आपको जिसकी भाषा सरल लगती है, जो आपको समझ में ज़्यादा आती है, वहाँ से आप एक गाइड उठा लें, हर सब्जेक्ट की अलग-अलग। हालाँकि लास्ट में हम चर्चा ये भी करेंगे कि किस विषय की कौन-सी सब्जेक्ट, कौन-सी बुक ज़्यादा सही रहेगी, वो मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बजाय प्री रीड के लिए आप सिर्फ 9 से 12 हिंदी पकड़िए एनसीईआरटी को, बाकी गाइड से पढ़ने का काम कीजिए। गाइड या जो आपके नोट्स वगैरह है वो। अगला है कौन सी विषय कहाँ से पढ़ें? इस प्रश्न का जवाब हम लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो साइकोलॉजी हो या हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो या ईवीएस हो, जितना भी पार्ट है वो कहाँ से पढ़ने का काम, ये हम लास्ट में पेज ऐड कर रखा है बुक्स का, वो हम चर्चा करेंगे। पहले अभी आगे चलते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए कितनी किताबें पढ़नी चाहिए? ओह! क्या बात है। आप ये देखते हो ना, किताबें ही किताबें भर लेते हो लाइब्रेरी के उस खाने में, किताबें ही किताबें। नहीं, मेरा ये मानना है आपके एक तो नोट्स हो गए, किसी भी कोचिंग से अगर कोचिंग की है तो कोचिंग के एक नोट्स, साथ में कोई एक बुक, बहुत बड़ी बुक नहीं होनी चाहिए, विश्लेषण नहीं है, आपको प्री रीड पास करना है। प्री रीड के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है कितने नंबर लाने होते हैं उधर। 60% में आपका काम हो जाता है, 55 में भी हो जाता है, उस जहाँ कहीं आप आरक्षण का लाभ लेते हो तो। अब ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए। क्या-क्या? एक तो आपको किसी भी कोचिंग के जिसमें आपने अगर तैयारी की है तो नोट्स, प्लस एक कोई आप गाइड अपने पास रख लेना, कोई एक पुस्तक, हर सब्जेक्ट की एक-एक पुस्तक। ऐसे नहीं कि इसकी भी पढ़ ली, उसकी भी पढ़ ली और फिर समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो आपको कितनी किताबें पढ़नी चाहिए? सिर्फ एक, या एक नोट्स और एक पुस्तक, यानी कि एक किताब। ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें विस्तार से आपको चीज़ें नहीं जाननी है। मेंस के लिए हम चर्चा करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, वो मेंस की कहानी अलग है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कई छोटे बड़े भाई बहनों के द्वारा कि सरल विषय पहले करें या कठिन विषय पहले करें। यानी कि ये बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं जो वास्तव में 12th से निकले हुए हैं, उनको अभी इतनी कुछ ज़्यादा समझ है नहीं, तब उनके ज़हन में ये सारे प्रश्न आते हैं और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन कभी दिया नहीं, पहली बार वो बैठ रहे हैं, तो ये प्रश्न उनके ज़हन में आना स्वाभाविक है। सरल विषय पहले करें या कठिन विषय पहले करें? तो इसका मेरा जवाब ये रहेगा कि वो आप पर डिपेंड करता है। आप कितने एलिजिबल हो, कितने योग्य हो आप, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, कैसी है। अगर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विषय कोई सी भी है, कठिन है, सरल है, मुझे पढ़ना है, तब आपको लिए ये प्रश्न कोई काम का नहीं है। लेकिन हाँ, आप नए हो, तब आपके लिए ये प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब आप मेरी राय से पहले आप उन विषयों को लीजिए जो आपको सरल लगती है और जो आज रुचिकर है। जो विषय कैसी हैं? सरल हैं, और सरल होने के साथ-साथ प्लस आपको रुचिकर भी लगे, यानी कि उनमें रुचि भी आए। किसी की रुचि गणित में होती है, किसी की इंग्लिश में होती है, किसी की हिंदी में होती है, कोई किसी की साइकोलॉजी में हो सकती है। तो जो विषय आपको सरल लग रही है और प्लस रुचिकर लग रही है, जो रुचिकर लगेगी वो तो सरल लगेगी ही लगेगी। तो जिसमें आपकी रुचि है वो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए और आपकी पढ़ाई को जारी कीजिए। तो इस सवाल का जवाब बहुत नॉर्मल सा। अच्छा, ये प्रश्न और ज़्यादा रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि भैया आप कितना पढ़े थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या आपका सिलेक्शन हो गया? तो मैं इसका जवाब अभी दूंगा आपको। डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मतलब आपने देखा होगा ना, टाइम टेबल बना लेते हैं कैसे कि 9:15 पे क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे 9:15 से, और कहाँ तक, मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिख लेते हैं, उसकी लाइब्रेरी की उसमें मिलेगा 8:15 से 9:15 हिंदी, 9:15 से और 9:25 तक मतलब घूमना या फिर खाना या नाश्ता कह लो, नाश्ता, वाह। फिर 9:25 से लिखेंगे 9:25 से 10:25 तक इंग्लिश, बहुत बढ़िया। ये काम नहीं आना, कुछ काम नहीं आना, ये बिल्कुल सब गलत है, कोई काम नहीं आता ये। कोई मित्र आपका, के मित्र को कोई काम लग गया, वो उठा ले गया आपको लाइब्रेरी से, तो आपका ये पूरा टाइम टेबल रखा रह जाता है, कोई काम नहीं आता। फिर आके हम ये सोचते हैं अरे ये टाइम तो मेरा गया, तो फिर आगे का टाइम भी आप खराब कर देते हो। तब मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरीके से टाइम टेबल सक्सेस रहता है। तब मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि पहर बनाइए आप, क्या बना के चलिए, पहर, यानी कि दिन में 3 हिस्से आप बना लीजिए। सुबह का टाइम कोई बाध्यता नहीं है, बाध्यता बस ये है कि आपको लगभग 6 बजे उठ जाना है, 6 बजे आपको क्या हो जाना है, बिस्तर से उठ जाना है। ये काम आपको जरूर करना है, ऐसा नहीं कि आप 8 बजे जग रहे हो, तो ये शायद फिर आपके लिए काम नहीं करेगा, फिर भी कर जाएगा, इतना कोई कंपलसरी भी नहीं है। उस हिसाब से आपको फिर चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ के सारी चीज़ें करने के बाद 6 बजे आप फ्री हो गए, उठना और थोड़ा सा और पहले हो जाए, 6 बजे आप कंप्लीट हो जाओ, तो आपके लिए 6 से 12 PM तक का टाइम मिलता है आपको सुबह के पहर में। 12 से 1 आपका खाना हो गया, फिर 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर आपको एक पहर मिलता है, और फिर आपको 7 बजे से लेकर के और 11 बजे तक एक पहर मिलता है। 3 भागों में मैंने आपका ये टाइम बांट दिया। यहाँ कितने घंटे हैं, अब यहाँ 4 आवर, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 6 से 5 बजे तक, 1 से 6 बजे तक 5 आवर, और ये 4 आवर। हाँ, ठीक है। अब मैं बात करूं, अच्छा ये 6 से 12 समय, हाँ ये जो 6 से 12 है, 1 मिनट, 6 से 12 का समय में लगभग कितने आवर आते हैं, 6 आवर आएंगे, मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। आप इन 6 आवर में सारी चीज़ें काट पीट के आप इनमें नाश्ता भी कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत टहल भी रहे हो, थोड़ा बहुत लाइब्रेरी से बाहर भी जा रहे हो, लाइब्रेरी में नहीं भी घर भी पढ़ रहे हो, तब आप आउटपुट कितना दे सकते हो, 4 आवर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तब आपका जवाब रहेगा 6 में से 4 तो हम आराम से दे सकते हैं। सुबह के पहर की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप सुबह उठने के बाद और सारे नित्यकर्म करने के बाद आप उसमें सुबह के पहर में 4 आवर दे सकते हैं। आप 6 से 5 5 आवर हैं, आप इनमें से 4 आवर दे सकते हो। आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल 5 में से 4 दे देंगे। 7 से 11 में 4 घंटों में आप 2 दे पाओगे, 3 तो दे पाओगे, 3 आवर आप यहाँ आउटपुट दे सकते हो। आपके लिए तीनों पहर में यहाँ 4 घंटे निकले हैं, यहाँ 4 घंटे निकले हैं, यहाँ 3 घंटे निकले। आप इस 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, पहली सब्जेक्ट, दूसरी सब्जेक्ट, यहाँ भी आप 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, तीसरी, चौथी, और यहाँ आप एक तो सब्जेक्ट 5वें नंबर की सब्जेक्ट को पकड़िए और एक पकड़िए सोते समय रिवीजन। ये वो प्लान है जो मैं अक्सर कर यूज करता
हूँ या करता था। इस तरीके से पढ़ने का काम रहता था। मैं कभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बना करके और कभी नहीं पढ़ा, और वो सक्सेस भी नहीं होता। ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता। आप डेली उस काम को कर भी रहे होंगे। इसमें आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको अच्छी लगें, सुबह के समय जो कठिन सब्जेक्ट होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनको पढ़ लिया करो। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं ना, तो पूरे मनोयोग से पढ़ता हुआ बच्चा टाइम नहीं देखता, स्थान नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। वो पढ़ता है और वो उसके दिमाग में घुसता है। यहाँ आप 5वीं सब्जेक्ट लेने के बाद फिर उसको 1 घंटे सोते समय क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ये तो रही मेरे हिसाब से पढ़ने की तैयारी। आपको कोशिश करनी है कि इसी तरह से पढ़ने का काम करो। टाइम टेबल उस तरीके का सक्सेस नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है? सुबह पढ़ना अच्छा है या रात में? आप ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर वो मैं सुबह जग नहीं पाता हूँ और मैं लेकिन रात में पढ़ सकता हूँ। अरे भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टाइम मैटर नहीं करता, ना प्लेस मैटर करता है। आप कहाँ पढ़ रहे हो, किस जगह बैठ के पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में कई बच्चे सोते हुए मतलब हमेशा नींद में रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि लाइब्रेरी में बच्चा चला गया वो पढ़ ही रहा होगा, नहीं। आप घर भी अच्छा पढ़ सकते हो। वो मैटर नहीं करता कि आप सुबह पढ़ रहे हो या रात में पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ सकते हो। आप सिर्फ आपका मनोयोग होना चाहिए। आप जिस मनस्थिति से बैठते हैं, अगर मनस्थिति अच्छी है तो आप रात्रि के 12 बजे भी अच्छा आउटपुट दे सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो और अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। नहीं तो आप सुबह 4 बजे जग जाओ और ऐसे होती है। सुबह जो सलाह देते हैं ना कि नहीं सुबह जगना ही जगना है, सुबह पढ़ना ही पढ़ना है, फिर वो कई बार बच्चे जग तो जाते हैं लेकिन जगने के बाद ऐसे होती है और पूरा 7 बजे तक ऐसे ही होते रहती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो। आपको जब टाइम मिले तब आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो मनोयोग से। इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। फिर एक आता है ये ज़्यादातर बच्चे, छोटे बच्चे भी पूछते हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं के कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्या करना चाहिए? तो अब इसका क्या ही जवाब दूँ? वैसे इसके 2-3 पहलू हैं जो उन पे अगर आप फ़ोकस करो थोड़ा-सा तो आप उनको कर पाओगे। एक तो लिख कर के पढ़ना। जब कभी भी आप पढ़ो तो पढ़ते समय ये चीज़ वो करो कि आप लिख करके पढ़ रहे हो पहली चीज़ तो। जैसे कोई एक आपने एक टॉपिक पढ़ा या एक पेज पढ़ा, उस पेज को आप फिर छोटे नोट्स के रूप में बगल ब्लैंक पेज पे और उकेरने का काम करो, लिखने का काम करो मोटे-मोटे तौर पे अपनी भाषा में। पूरा हिंदी नहीं लिखना, उतना ही टाइम लगेगा। मोटे-मोटे तौर पे आप ऐसा करोगे। दूसरा, आप पढ़ने के बाद उस टॉपिक से कुछ प्रश्न लगाओ एमसीक्यू और फिर कुछ लगाओ पीवाईक्यू। आप प्रश्न देखो टॉपिक को करने के बाद, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप ये चेक करो कि क्या वास्तव में ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये मुझे याद हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे जान पाओगे? आप स्वतः ही प्रश्न पत्र पीवाईक्यू या एमसीक्यू कुछ लगाओगे, जो कुछ भी, अगर आप उत्तर दे पाओ, 10 में से अगर आप 8 भी उत्तर दे पाओ तो ठीक है, आपने वो टॉपिक कवर कर लिया। लेकिन अगर 10 में से आप 5 दे रहे हो या 6 दे रहे हो, तब निश्चित रूप से आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। और आप जब आगे बढ़िए जब उस टॉपिक को क्लियर कर लो। इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आराम से याद रहेगा। और एक ही चीज़ है, आप मनस्थिति से किससे बैठते हो, जिस मनस्थिति से बैठते हो उस स्थिति उससे याद होता है। आपको नौकरी की कितनी नीड है, आपके परिवार को कितनी नौकरी की नीड है, क्या वास्तव में है ज़रूरत, तब आप पढ़ोगे तो याद होगा। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न है पीवाईक्यू कितने वर्षों के करने चाहिए? आप अपने हिसाब से देख लो, लगभग 3 से 4 वर्ष के तो आप कर ही लो। मतलब जो जैसे प्री रीट का हम कर रहे हैं, तो प्री रीट में 2021 में पेपर हुआ, उसके देख लो, और 2025 में हुआ, उसके देख लो। फिर दोनों से विश्लेषण करो, दोनों से क्या करो, विश्लेषण करो कि हाँ वास्तव में और किस तरीके से हमको पढ़ा जाए कि हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए। आपको कुछ न कुछ समानता दोनों पेपर में दिख जाएगी।
कुछ टॉपिक ऐसे दिख जाएंगे जो आपको बार बार आ रहे होंगे, उन टॉपिक को नोट कर लो। कुछ ऐसे सवाल हैं मतलब कुछ तरीके के ऐसे सवाल होंगे जो बार बार पूछे जा रहे होंगे, जैसे मिलान चिन्ह वाले सवाल आजकल कई सारे पूछे जा रहे हैं। पेपर क्वेश्चन को लेंथ मतलब लंबा बनाने का काम किया जा रहा है, लेंथ किया जा रहा है, लेंथ किया जा रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा काम करो। ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो लेंथी हो, मतलब अच्छी हो। तो कितने वर्षों का ये मैटर नहीं करता, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, लेकिन 2-3 सालों के PYQ आपको करने ही चाहिए, जिससे ये रहता है कि थोड़ा सा पेपर बनता कैसे है और वो प्रश्न पत्र बनाने वाला प्रश्न कहाँ से देता है, टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें। ये सवाल शायद अभी आपके लिए उचित नहीं है। ये काम जब आप करो जब आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। सबसे पहला आप काम 3 से 4 महीनों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का काम करो। जो मेरे नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको लिए अभी ये टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको कहीं सर्च मत करना, यूट्यूब पे जाके टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, फलाना देखना क्या करें, वो ये सब सर्च नहीं करना आपको। आप इसके लिए सीधा अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में टेस्ट सीरीज की चर्चा करेंगे। ये लास्ट में मैंने कुछ पुस्तकें बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप अपने हिसाब से कई सारी और भी मार्केट में सैकड़ों किताब हैं जो चल रही हैं, आप उन पर ध्यान दे सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आपको यही पढ़नी है। हो सकता है इनकी भाषा मुझे समझ में आती हो, आपको नहीं आती हो, आपको किसी और पुस्तक की आती हो, तो आप वहाँ से पढ़िए। बात यही है कि किसी कहीं से भी पढ़ो, सब में से किसी में 80% मिलेगा पेपर में, किसी में से 90% मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ कितना चाहिए, 55 से 60% चाहिए। तो आपको क्यों दिक्कत लेनी है, क्यों दिमाग में लोड लेना भाई। आप शिक्षा मनोविज्ञान के लिए एक तो सिखवाल की है, अच्छी किताब है, और उसके साथ साथ ये कलाम की परीक्षा विशेषांक चलती है, आप दोनों को कवर कर लीजिए और इनसे बाहर नहीं जाएगा। गणित के लिए मथुरिया की मैंने पढ़ी थी, आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, पर्यावरण के लिए वही कलाम की और सिखवाल दोनों आपको कवर करनी है। और हिंदी के लिए ये रही आपकी 9 से 12 वाली पुस्तक जिसकी मैं बात कर रहा था, NCERT वाली। ये इसी में से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इसको कवर कर लेना, ये बहुत है, पर्याप्त है। और अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो फिर आप KR मैया सर की हिंदी व्याकरण पुस्तक आती है, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो वो आपको फिर विस्तार से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी कई प्रकार की क्वेरियां आपके मन में अगर पैदा हो रही हों तो आप कमेंट में लिखें। मैं निश्चित रूप से समय निकाल करके आपको उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।